आज हम पढ़ेंगे विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यह विस्पर थ्योरी जो है गिलेस्पी एंड नाइहॉम के द्वारा 1957 में डेवलप किया गया और ये जो थ्योरी है वह मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाले रिपल्सन के कारण उस मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल पर क्या इफेक्ट डालता है, इसके बेस पे जो है इस थ्योरी को डेवलप किया गया। एंड जो ये विस्पर थ्योरी होता है वह मॉलिक्यूल्स के शेप को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली किसका यूज़ किया जाता है तो यह मॉलिक्यूल्स के शेप को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मॉलिक्यूल का शेप को डिटरमाइन कैसे करेंगे तो उस मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में प्रेजेंट कितने नंबर्स में बॉन्ड पेयर है और कितने नंबर्स में नॉन बॉन्डिंग है या फिर लोन पेयर है, उसके बेस पर उस मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन किया जाता है। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रूल या पास्टुलेट दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल है इफ़ द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर इट विल हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री आर शेप। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि यदि कोई मॉलिक्यूल्स दिया गया है जिसका सेंट्रल एटम ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड हो, उसमें किसी प्रकार के नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वहाँ अब्सेंट हो, तो क्या होगा, वह मॉलिक्यूल जो है रेगुलर ज्योमेट्री या फिर शेप, रेगुलर ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम होगा। यदि मॉलिक्यूल्स में सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे तो उसका ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। अब ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री में क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसिडर किया जाता है, जबकि जो शेप होता है उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही जो है मेन रूप से देखा जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए इस फर्स्ट रूल को समझने के लिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, जिसमें यदि कोई बॉन्ड पेयर को लिया गया है, लोन पेयर को, और इस स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर और शेप जो है दोनों सेम होता है, यहाँ पे ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चर और शेप में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर किया जाता है और ज्योमेट्री में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को। और उसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो फर्स्ट देखिए, जो बॉन्ड पेयर है उसमें यदि 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर जीरो है तो उसका शेप या फिर स्ट्रक्चर जो है लीनियर होगा। एग्जाम्पल के रूप में BCl2, यदि बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है तो उसका स्ट्रक्चर जो है ट्राइएंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसका एग्जांपल के रूप में है BCl3। यदि बॉन्ड पेयर जो है 4 है और उसका लोन पेयर 0 है तो वह जो है रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्लस शेप दोनों ही शो करेगा या फिर दोनों ही इक्वल होगा। इसका एग्जांपल है मेथेन। यहाँ पे यदि बॉन्ड पेयर जो है 5 है और लोन पेयर 0 है तो उसका शेप या फिर ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। एग्जांपल के रूप में है PCl5। और यदि बॉन्ड पेयर 6 है और उसका लोन पेयर 0 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप शो करेगा, यही उसकी ज्योमेट्री होगी। और इसका एग्जांपल के रूप में है शेप 6। इसे हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे तो लिख दिया गया है, लेकिन जब तक आप इसे ड्रॉ करके नहीं देखोगे या फिर यहाँ पे एक कॉलम बनाकर उसमें आप इसका जो है शेप को भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसका देखते हैं शेप किस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में BeCl2 क्या है, इसका शेप जो है लीनियर है एंड ज्योमेट्री भी लीनियर ही होगा। एंड इसमें देखिए जो BCl3 है उसमें कितने बॉन्ड पेयर है तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है एंड लोन पेयर एब्सेंट है। तो इसका शेप जो है इस प्रकार से ट्राइएंगुलर प्लेनर या फिर ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे मेथेन, इसमें कितने बॉन्ड पेयर है कार्बन्स में तो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है एंड लोन पेयर एब्सेंट है, इसमें लोन पेयर नहीं पाया जाता। तो इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे जो PCl5 का एग्जांपल लिया गया है जिसमें कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो इसमें देखिए जो Cl अटैच्ड है सब बॉन्ड पेयर है, इसमें किसी प्रकार से लोन पेयर अटैच्ड नहीं है या फिर इसमें अब्सेंट होता है। तो इसका शेप जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। और यहाँ पे जो सल्फ़र है इससे जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये सब क्या है, उसके बॉन्ड पेयर हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो लोन पेयर है, तो हमें जो है सेंट्रल एटम का देखना है, अटैच्ड एटम, इससे अटैच्ड जो एटम है उसका नहीं देखना है। इसमें लोन पेयर है लेकिन इसमें लोन पेयर नहीं है। और
इसमें क्या को देखना है, तो सेंट्रल एटम को देखना है कि उसमें लोन पेयर है कि नहीं। तो क्या है, सल्फर के पास लोन पेयर एब्सेंट है, इसलिए इसमें 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। इसका शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। इस प्रकार से अब देखेंगे इसका सेकेंड रूल। इफ द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बर्थ बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर, इट विल हैव अ डिस्टॉर्टेड जियोमेट्री आर शेप। सेकेंड इसका रूल क्या कह रहा है, इसे रूल भी कह सकते हैं या फिर पास्टुलेट भी कह सकते हैं। यह सेकेंड रूल बता रहा है कि यदि मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों ही प्रेजेंट होगा तो उसका जो जियोमेट्री है वह डिस्टॉर्टेड जियोमेट्री होगा और शेप और जियोमेट्री दोनों ही अलग अलग होंगे। ऐसा होगा तो क्यों होगा, यदि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो उसमें क्या होगा, आपस में रिपल्सन करेंगे। और रिपल्सन कैसे होता है, रिपल्सन्स मतलब किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्रम है कि यदि लोन पेयर है तो उनके बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। यदि बॉन्ड पेयर है तो उनके बीच में रिपल्सन जो है सबसे कम होगा। और बीच में बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वह इसके अपेक्षा में कम और इसके अपेक्षा में ज़्यादा रिपल्सन करेगा। जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन्स का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होता है। तो इसके लास्ट को इसमें क्या है, 4 ऑर्बिटल्स हैं। इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ में हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, मतलब हाइब्रिडाइज्ड होकर के टेट्राहाइड्रल या फिर बोल सकते हैं कि sp3, जिसमें इसका ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री शो करता है। वहीं हम यदि नाइट्रोजन में देखें तो उसका जो है एटॉमिक नंबर 7 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होता है। और इसमें देखें तो क्या होगा, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है एंड 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होता है, जो कि हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना करके अमोनिया का एक अणु या फिर एक मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन करता है। एंड इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और इसकी भी जो जियोमेट्री होती है वह टेट्राहाइड्रल ही होता है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 पाया जाता है। इसमें भी sp3, इसमें भी sp3। और यहीं पे हम देखें कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर में होते हैं, जो कि हाइड्रोजन के साथ में हाइब्रिडाइज्ड होकर के H2O मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करता है। और ये भी इसका भी जो ज्योमेट्री होता है वह टेट्राहाइड्रल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें टू पेयर में लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमने पहले में देखा कार्बन्स में सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन्स। हमने रिपल्सन का क्रम देखा था कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे कम होता है। तो ये जो हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हो करके इनके बीच में भी रिपल्सन हुआ है, आपस में रिपल करके ये जो एटम्स हैं वहाँ 109.5 डिग्री अंश पर जो है फिक्स हो जाते हैं। ये क्या है, आपस में ये बॉन्ड आपस में सेम एंगल्स की दूरी पे प्रेजेंट हैं। यहीं पे नाइट्रोजन में देखें तो इसमें क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा में, तो ये बॉन्ड पेयर के अपेक्षा में। तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये बॉन्ड पेयर को जो है इसकी अपेक्षा ज़्यादा धक्का देता है। और ये जो लोन पेयर है इस वाले ये जो बॉन्ड पेयर है वो इस वाले बॉन्ड पेयर की अपेक्षा में डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है और इसे जो है रिपल करता है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वहाँ 107.8 अंश होता है। एंड ये किसका होता है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। यदि हम इसी को देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये लोन पेयर के बीच में का बॉन्ड एंगल, तो यह जो बॉन्ड एंगल होगा वह ये वाले बॉन्ड एंगल से ज़्यादा होगा, क्योंकि यह बॉन्ड एंगल को डिक्रीज़ कर रहा है और अपना बॉन्ड एंगल को इंक्रीज़ कर रहा है। वहीं पे हाइड्रोजन में देखें तो यहाँ पे जो 2 लोन पेयर हैं क्या करेंगे, ये ज़्यादा रिपल्सन्स करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड को ज़्यादा ही रिपल कर देंगे, जिसकी वजह से इसका लोन पेयर है इसका जो बॉन्ड एंगल है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा और H2O का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 105। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि यदि लोन पेयर का नंबर्स या फिर जितने ज़्यादा लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं उसका बॉन्ड एंगल उतना ही डिक्रीज़ होते जा रहा है। हमने देखा फर्स्ट में
क्या था जियोमेट्री देखे तो मीथेन का भी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल था, अमोनिया का भी जियोमेट्री जो है टेट्राहेड्रल था, और H2O का भी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल था। उनके बॉन्ड एंगल क्या थे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते गए। तो अब यहाँ पे अगर हम शेप देखें तो क्या होगा, जो कार्बन्स वाला है इसमें सिर्फ बॉन्ड एंगल है तो उसका शेप और उसकी ज्योमेट्री दोनों सेम होगी, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। यहीं पे अगर नाइट्रोजन में देखें नाइट्रोजन का तो क्या होगा, यहाँ एक इसमें लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे, शेप में लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता है, बॉन्ड पेयर को कंसिडर किया जाता है। तो इसमें देखें तो क्या होगा, यह एक पिरामिड के समान दिख रहा है, इस प्रकार से देखें तो ये पिरामिड के समान दिख रहा है, तो इसका शेप जो पिरामिडल होगा। और जो हाइड्रोजन है तो क्या है, ये इस प्रकार से है, तो इसे हम बेंड भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं और एंगुलर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इसका शेप जो है बेंट होगा, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से समझने के लिए। और जो लोन पेयर हमने इस सेकेंड रूल में क्या देखा कि यदि कोई मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसमें दोनों के बीच में रिपल्सन्स होगा, और जितने नंबर्स में लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसमें रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा इस प्रकार से। और जो है ज्योमेट्री और शेप दोनों ही डिफरेंट होंगे। इसका थर्ड पोस्टुलेट है रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर ऑफ दिस आर नियर टू द सेंट्रल एटम्स। इसके लिए सिस्टीन ग्रुप का हाइड्राइड लिया गया है। यहाँ इसमें भी एक चार्ट बनाया गया है जिसमें बॉन्ड एंगल, मॉलिक्यूल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर टॉपिक को इसमें शो किया जा रहा है। तो इसमें सबसे देखते हैं मॉलिक्यूल्स, हाइड्राइड वाला लिया गया है सिस्टीन्स ग्रुप का, तो इसमें H2O, H2S, H2SE, H2T है। तो इस प्रकार से सिस्टीन ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका साइज इंक्रीज होते जाता है। यदि जो सिस्टीन ग्रुप है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता जाता है, एंड उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वहाँ डिक्रीज होते जाता है। इतना समझ में आया। अब यहाँ जो थर्ड रूल या पोस्टुलेट है वह क्या कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो दूरी है वह जितना ज़्यादा होगा उनके बीच में रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए जो H2O है तो वो हाइड्रोजन और H आपस में जो है कम दूरी में है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है इसके जो हाइड्रोजन और टेक्नीशियन के बीच की डिस्टेंस से यह कम है, तो इसमें जो है रिपल्सन कम होता है, और जो ये वाला है उसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल इस प्रकार से डिक्रीज होते जाता है। और ये क्यों होता है, तो उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ होते जाता है। यदि यहाँ पे देखें H2O तो जो ऑक्सीजन है उसका साइज़ क्या है, तो ये वहाँ पे जो है ऑक्सीजन का साइज़ मान लिया जाए ये है छोटा सा, जिससे भी और छोटा है ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का साइज़ है और ये हाइड्रोजन का साइज़ है। तो इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, तो किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, क्योंकि इसका साइज़ जो है टेक्नीशियन का साइज़ ऐसे इस प्रकार से बड़ा होगा और जो हाइड्रोजन है छोटा छोटा। तो क्या होगा, ये आपस में कम दूरी पे होंगे। यहाँ पे जो लोन पेयर होगा इनके बीच की दूरी इनके कंपेयर में कम होगा, इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से, जिसकी वजह से ये वाला जो लोन पेयर है इसके साथ में ज़्यादा रिपल्सन करेगा और उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आकार बढ़ता जा, साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो है रिपल्सन, मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन जो है इंक्रीज़ होते जाता है, जिससे उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होते जाता है। यहीं पे हमारे जो है इस विस्पर थ्योरी का फोर्थ रूल है मल्टीपल बॉन्ड डू नॉट इफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है ये फोर्थ रूल, कि जो मॉलिक्यूल के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मतलब एक या एक से अधिक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वह उसकी ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। एग्जाम्पल के रूप में है CO2, इसमें यहाँ क्या है, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, और यहाँ पे BCl2 लिया गया है तो वह सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी क्या है, दोनों ही लीनियर हैं। इस प्रकार से अब हम देखेंगे इसका लिमिटेशंस। इस पर थ्योरी की कुछ खामियां हैं, तो जिसमें से फर्स्ट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी पोलर बॉन्ड। यह जो है पोलर बॉन्ड्स के शेप का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता।
एग्जाम्पल के रूप में है लिथियम वाला, मतलब ये जो लिथियम है और ये हाइड्रोजन दोनों ही क्या है, एक ही ग्रुप के हैं। हाइड्रोजन के बाद में लिथियम है, तो लिथियम और हाइड्रोजन का साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ये वाला जो है लिथियम वाला है वहाँ लीनियर में प्रेजेंट होता है, और जो H2 है वहाँ बेंट में प्रेजेंट होता है। इसका शेप जो है लीनियर होता है और बेंट होता है, जिसे विस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेकेंड लिमिटेशन है इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और आयंस विच आर एक्सटेंसिव डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। यहाँ पे इसका सेकेंड लिमिटेशंस क्या कह रहा है कि यह जो है डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के शेप का डिटरमाइन नहीं कर सकता। डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स मीन्स उसके लिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए। यहाँ पे जो कार्बन्स प्रेजेंट है इससे एक जो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है और एक जो है सिंगल बॉन्ड में है या माइनस चार्ज उसमें प्रेजेंट है। तो यह माइनस चार्ज क्या करता है, इसमें से माइनस चार्ज जो है यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है, तो जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन्स, यह जो है यहाँ पे जा कर के माइनस चार्ज के रूप में, मतलब ये यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्यों जाता है, तो जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन्स की अपेक्षा में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आता है और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज जो है आपस मिल करके बॉन्ड बना लेते हैं, और इस प्रकार से जो बॉन्ड है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला बॉन्ड है वहाँ डिलोकलाइज होते रहता है, ये वाले ऑक्सीजन से वाले ऑक्सीजन पर जो रिएक्शंस के थ्रू होता है। इस प्रकार देखिए, तो यह क्या है, इसके शेप को डिटरमाइन नहीं कर सकता विस्पर थ्योरी। इसका थर्ड है इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल होता है, जो मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट, उसके शेप का डिटरमाइंस जो विस्पर थ्योरी द्वारा नहीं किया जा सकता, या फिर यह विस्पर थ्योरी जो है ट्रांजिशन मेटल के शेप का एक्सप्लेन या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ विस्पर थ्योरी। तो हमने अभी इससे पहले फर्स्ट में पढ़ा था कि विस्पर थ्योरी का यूज़ क्यों किया जाता है। तो विस्पर थ्योरी जो है मॉलिक्यूल्स के शेप को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसका मतलब मॉलिक्यूल के शेप का डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में प्रेजेंट बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंसिडर करके उस मॉलिक्यूल का शेप का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। मीन्स यदि कोई मॉलिक्यूल्स जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है वहाँ रेगुलर ज्योमेट्री रखेगा अगर, तो उसके लिए ये उस मॉलिक्यूल्स को ये जो फोर्थ रूल है उसे फॉलो करना पड़ेगा। यदि वह इनमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है तो वह क्या होगा, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रखेगा। तो उसका फर्स्ट है द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी बॉन्डेड टू ऑल सिमिलर एटम्स। क्या होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होगा वह सेम एटम्स मतलब सिमिलर एटम्स के द्वारा ही बॉन्डेड होना चाहिए। यदि वह डिफरेंट एटम के द्वारा बॉन्डेड होगा तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम होगा। तो क्या होना चाहिए, इसे सिमिलर एटम होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में BeH2 AlCl3 CH4। सेकेंड है द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम होगा मॉलिक्यूल्स का उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स वाले ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। यदि वहाँ पे लोन पेयर होगा तो उनके बीच में रिपल्सन्स होगा, जिसके बेस पे उसका शेप जो है रेगुलर ज्योमेट्री नहीं दे पाएगा। रेगुलर ज्योमेट्री कहने का अर्थ है कि ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हों। ऑल द बॉन्ड लेंथ शुड बी सेम। क्या होना चाहिए, जो बॉन्ड लेंथ है वहाँ सेम होना चाहिए। एटम्स और मॉलिक्यूल्स मतलब सेंट्रल एटम और अटैच्ड एटम्स के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है उनके बीच का लेंथ जो है सेम होना चाहिए। फोर्थ है इसका द सेंट्रल एटम शुड गेट बॉन्डेड टू अदर एटम बाय सिंगल कोवैलेंट और सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। इसका फोर्थ क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम्स होगा वहाँ जो किसी एटम से बॉन्डेड है तो वहाँ सेम टाइप के बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। यदि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड है तो दोनों में ही कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर जितने ने
जितने जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसमें सेम टाइप के बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए CO2 दोनों में ही क्या है, दोनों ही ऑक्सीजन कार्बन से सेम टाइप के डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अगर इसमें से एक सिंगल बॉन्ड रहता और एक डबल बॉन्ड होता तो क्या होता है, यहाँ रेगुलर ज्योमेट्री नहीं देता, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है फोर्थ इसे रूल्स भी कह सकते हैं, को यदि मॉलिक्यूल्स फॉलो करेगा तभी वहाँ रेगुलर ज्योमेट्री देगा, अदरवाइज वहाँ इरेगुलर ज्योमेट्री देगा। इसका सेकंड पॉइंट है इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। यदि कोई मॉलिक्यूल जो है इरेगुलर ज्योमेट्री कब देगा तो उसके लिए भी रूल्स हैं। फर्स्ट है उसका, द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट बॉन्डेड विथ ऑल द सिमिलर एटम्स। क्या होना चाहिए, जो सेंट्रल एटम्स होगा मॉलिक्यूल्स का, उसका जो बॉन्डेड एटम्स होगा वह डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखिए CH Cl3, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है कार्बन है, जिससे हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन आपस में बॉन्डेड है, जिसमें क्या है हाइड्रोजन एटम डिफरेंट है और क्लोरीन एटम जो है डिफरेंट है। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल है CH3Cl, इसमें भी डिफरेंस एटम अटैच्ड है या फिर बॉन्डेड है। सेकेंड रूल्स कहता है द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स पोसेस वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू वन और मोर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि वह मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम्स में 2 या 2 से अधिक लोन पेयर प्रेजेंट होगा प्लस बॉन्ड पेयर के साथ में, तब वह इरेगुलर ज्योमेट्री देगा। एग्जाम्पल के रूप में क्या है NH3PCl3, इसमें क्या है, इसमें भी लोन पेयर है और इसमें भी लोन पेयर है, जिससे रिपल्सन होगा और जिससे उसकी ज्योमेट्री जो है इरेगुलर हो जाएगी या फिर रेगुलर नहीं रह पाएगी। इसका थर्ड है द सेंट्रल एटम शुड गेट बॉन्डेड विथ सिमिलर एटम बट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। क्या होना चाहिए कि जो सेंट्रल एटम होगा वह सेम टाइप के एटम के साथ में डिफरेंट बॉन्ड लेंथ के साथ में प्रेजेंट होगा, तब वहाँ जो है इरेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। इसका देखें जो 3PF है, मतलब ये जो F है, ये वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसका बॉन्ड लेंथ जो है 2.04 एंगस्ट्रॉम है और ये जो 2F है इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या है 2.19 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से अगर डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होगा तो वह इरेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। यहाँ पे इसका फोर्थ है द सेंट्रल एटम शुड गेट बॉन्डेड विथ अदर एटम बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। क्या हो, यदि जो सेंट्रल एटम हो वह डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड के साथ में बॉन्डेड हो तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जो है इरेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। एग्जाम्पल के रूप में SO3